बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीक नंबर 7 है, तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर भी 7 हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सी अहम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही अहम टास्क यानी मैनेजिंग प्रोजेक्ट प्रोसेस को कवर करने का जो तरीक़ेकार है हम सीखेंगे और उसके मुतल्लिक़ जितना भी लिटरेचर है हम उसकी वजाहत करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमारे जो इश्यूज़ होंगे कि जिनको हमने डिस्कस करना है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्रामिंग द नेटवर्क, यानी जितना भी हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के नतीजे में एक वर्किंग शेड्यूल या वर्क शेड्यूल तरतीब दिया होगा, हमने उस शेड्यूल को सामने रखते हुए उसकी प्रैक्टिकल शेप या विजुअल शेप यानी एक डायग्राम बनानी है। उसमें तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम टास्क को और हर टास्क के ऊपर कंज्यूम किए जाने वाला टाइम जो है वो प्लेस करेंगे और हम मालूम करने की कोशिश करेंगे इससे कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है। यानी हमारा दूसरा टास्क भी आज के लेक्चर का यही है, कैलकुलेटिंग सीपी। थर्ड टास्क हमारा होगा स्लैक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्लैक किसे कहते हैं। नंबर 4 टास्क हमारा आज के लेक्चर का डेवलपिंग द शेड्यूल, यानी इसके नतीजे में जो एक शेड्यूल यानी मुकम्मल आप एक टेबल डेवलप करेंगे जिसमें उन तमाम एक्टिविटीज़ की बात भी होगी जो कि क्रिटिकल पाथ पे होती हैं और उन एक्टिविटीज़ की बात भी होगी जो क्रिटिकल पाथ पे नहीं होती। और आखिर पे हमारा जो लेक्चर होगा या हमारा टास्क होगा वो असेसिंग रिस्क। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। सबसे पहले हम डायग्रामिंग की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 7 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, आपका टीचर अनासर शहजाद अली। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिविटी रिलेशनशिप्स की, यानी एक्टिविटीज़ उन तमाम टास्क को कहा जाता है जो कि एक होल प्रोजेक्ट को सब पार्ट्स के अंदर या मेन पार्ट्स के अंदर या मेन फेजेस के अंदर तकसीम करते हैं। जैसे जैसे सक्सीडिंग प्रोजेक्ट ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनके फेजेस को मुकम्मल किया जाता है और हर फेज़ के मुकम्मल होने के साथ जितना भी टाइम कंज्यूम होता है, जितना भी लेबर लगती है, जितनी भी कॉस्ट कंज्यूम होती है, उन तमाम चीज़ों को नोट किया जाता है। बेसिकली जब हम डायग्रामिंग द नेटवर्क की बात करते हैं तो हमने 3 इश्यूज़ जो हैं उनको मद्देनज़र रखना होता है, उन 3 चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट जो एक आपके सामने होगा उसके मुख्तलिफ फेजेस ऑलरेडी आप डिसाइड कर चुके होंगे। हर फेज़ की कॉस्ट क्या होगी, हर फेज़ की जो टाइम है वो कितना होगा, तो फिर हम उसको एक डायग्राम की शक्ल में वाज़े करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें उस प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी को फॉलो कर रही होगी, यानी कौन सी एक्टिविटी प्रीडिसेसर होगी और कौन सी फॉलोइंग एक्टिविटी होगी। जो एक्टिविटीज़ के रिलेशन हैं हम इसको 2 सूरतों में देखते हैं, एस प्रीसीड्स टी विच प्रीसीड्स यू, यानी यहाँ पे हम 2 किस्म की डायग्राम्स की बात करेंगे। एक किस्म के जिसको हम एट AON डायग्राम का नाम देते हैं, इसको कहते हैं एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। इसी तरह जो दूसरा तरीक़ेकार होगा इस डायग्राम को शो करने का उसको एक्टिविटी ऑन आर्क का नाम देते हैं। अब दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर बुनियादी फ़र्क ये होता है कि एक्टिविटी ऑन नोड के अंदर जो एक्टिविटी का नेम है वो इस सर्कल के अंदर लिखा जाता है, उसके बाद एक आर्क यानी एरो यूज़ किया जाता है इन एक्टिविटीज़ के फ़्लो को शो करने के लिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि टी एक्टिविटी जो है वो यू को फॉलो कर रही है, एस एक्टिविटी जो है वो टी को फॉलो कर रही है, और इसी तरह हम कह सकते हैं कि टी के लिए एस जो है वो प्रीडिसेसर है और यू के लिए टी जो है ये भी प्रीडिसेसर है।
जबकि दूसरी तरफ अगर हम दूसरे नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। इस स्ट्रक्चर के तहत, इस सिस्टम के तहत जो आपकी एक्टिविटी है उसको सर्कल के अंदर नहीं बताया जाता, बल्कि जो आर्क यानी एरो है इसके ऊपर शो किया जाता है, लेकिन एक्टिविटी को स्पेसिफिक नंबर ज़रूर दे दिया जाता है। जबकि एक्टिविटी ऑन नोड के ऊपर या उसमें इसको किसी किस्म का नंबर नहीं दिया जाता। तो ये तो दो तरीक़ेकार हो गए कि जिसके तहत हम डायग्राम्स को शो करेंगे। अब जैसे जैसे सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ वकूअ पज़ीर होती चली जाएंगी और जिस एक्टिविटी के बाद होंगी उनको आपस में मिलाते चले जाएंगे टिल आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको शो कर दिया जाएगा और एक मुकम्मल नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ आपके सामने आ जाएगा, जिसको हम फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं। और उसको देख के हमें पता चल जाएगा कि हम अपने प्रोजेक्ट को कितने तरीक़ों से मुकम्मल कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जैसे जैसे एक्टिविटी ग्रो कर रही होंगी, वकूअ पज़ीर हो रही होंगी, उनके दरमियान एक रिलेशन बन रहा होगा, चाहे वो डायरेक्ट रिलेशन हो चाहे इनडायरेक्ट रिलेशन हो, तो हम उसी को यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्लीटिंग पाथ डेवलप करेंगे और फिर उनकी असेसमेंट करेंगे कि जो क्रिटिकल पाथ है यानी जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है फ्रॉम स्टार्ट टू वर्ड्स कंप्लीटिंग दी नेटवर्क, तो उसको ही हम क्रिटिकल पाथ का नाम देंगे। अब यहाँ पे हम एक और रिलेशन शो कर रहे हैं। एक्टिविटी रिलेशनशिप में एस एंड टी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर यू कैन बी स्टार्टेड। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम के अंदर एस एक्टिविटी उस वक्त तक शो नहीं हो सकती या शुरू नहीं हो सकती जब तक टी एक्टिविटी और एस एक्टिविटी मुकम्मल ना कर दे, और उनका ख़ात्मा यू एक्टिविटी के स्टार्ट पे ही होता है। और इसी तरह अगर हम एक्टिविटी ऑन आर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो यू है उसके पीछे दो एक्टिविटी शो हो रही हैं। अब दोनों डायग्राम के अंदर मेन फ़र्क यही है कि एक्टिविटी ऑन आर का मतलब है कि एक्टिविटी का जो नंबर है या एक्टिविटी का जो स्पेसिफिक नेम है, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, उसको आर के ऊपर शो किया जाता है। जबकि एक्टिविटी ऑन नोड के अंदर उसमें इस सर्कल के अंदर एक्टिविटी के नेम को शो किया जा रहा है, जबकि आर्क के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ये जस्ट इस अमल की डायरेक्शन की वजाहत करेगी। इसी तरह ये एक और रिलेशन में शो कर रहा हूँ। बेसिकली ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट इस चीज़ को समझ जाएं कि एक्टिविटीज़ के रिलेशन कैसे होते हैं, इनका फ़्लो क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक एक्टिविटी ही दूसरी को फॉलो करे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक एक्टिविटी के मुकम्मल होने पे जहाँ पे वो ख़त्म होती हैं उसके साथ ही दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही होती हैं, या कम से कम एक एक्टिविटी होगी जो कि किसी भी 2 या 3 एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होती हैं। और इसी तरह ऐसे भी मुमकिन है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा, कि दो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही हैं एक ही एक्टिविटी पे और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एस एक्टिविटी के बाद टी एक्टिविटी बन रही है और टी एक्टिविटी जो है और एस एक्टिविटी है उसके आगे दो एक्टिविटीज़ शो हो रही हैं जिसको हमने टी और यू का नाम दिया है। इसी तरह अगर हम एक्टिविटी ऑन नोड की बात करें, एस से दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, टी एंड यू। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टाइम पे जो ज़्यादा नेटवर्क डायग्राम इस्तेमाल होती है टूवर्ड्स दी शोइंग ऑफ फ्लो ऑफ नेटवर्क ऑफ डायग्राम, एक्टिविटी ऑन नोड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। प्रैक्टिसेस में आया है कि एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये एक और तरीक़ेकार मैं आपके सामने इसकी वजाहत कर रहा हूँ। इसमें 4 एक्टिविटीज़ हो गई हैं, यानी एस टी यू वी। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अगर हमने टी का रिलेशन वी के साथ भी शो कर दिया है और पहले हमने इसका रिलेशन यू के साथ भी शो कर दिया है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि एस का रिलेशन जो है वो यू के साथ भी है और वी के साथ भी है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि जो एस और यू वी का रिलेशन हमने शो करना है इसके दरमियान एक इंटरसेक्शन आ गई है एक्टिविटी के आर्क की। ऐसे पॉसिबल होता है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन जो प्रोग्रामिंग या इस प्रोजेक्ट की डायग्रामिंग कर रहे होंगे
या इसकी ये शेप या इसका नेटवर्क तरतीब दे रहे होंगे, तो कोशिश मैक्सिमम यही होनी चाहिए कि ये इस तरह की एक्टिविटी ना आए कि जो किसी एक्टिविटी को क्रॉस करके गुजर रही हो। लेकिन अगर डायग्राम या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट इस किस्म की हैं कि उनके दरमियान क्लैश आ सकता है, तो पॉसिबल है ऐसे हो सकता है। जबकि यहाँ पे आप देखते हैं कि जो 3 नंबर एक्टिविटी है वो दरमियानी एक्टिविटी है और उनका रिलेशन सबके साथ बन रहा है। तो नॉर्मली ये देखने में आया है और प्रैक्टिस की बात है कि एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम जो होती है उसमें काफ़ी सारे क्लैशेस आ सकते हैं, जबकि एक्टिविटी ऑन आर्क जो नेटवर्क डायग्रामिंग प्रोसीजर है उसमें इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये एक और तरीक़ेकार है कि जिसमें अब आप देखेंगे जब किसी नेटवर्क को ख़त्म होना होता है और उसका एंडिंग पॉइंट ना आए, तो बाज़ औक़ात 2 एक्टिविटीज़ को आपस में मिलाने के लिए आपको एक डमी एक्टिविटी भी है जो स्टार्ट करना पड़ती है। अगर मैं इसकी वजाहत करूं कि यू कैन नॉट बिगिन अनटिल बोथ एस एंड टी हैव बीन कंप्लीटेड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यू उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकती जब तक एस और टी को मुकम्मल ना कर लिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस और टी के अंदर रिलेशन शो करने के लिए हमें यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी कि जिसकी वजाहत क्वेश्चन में तो नहीं होती, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन हम देंगे कि चूँकि यू से पहले इन 2 एक्टिविटीज़ का मुकम्मल होना ज़रूरी है, तो हम इसको एक डमी एक्टिविटी से मिला देते हैं। तो यहाँ से जो एक नेटवर्क वजूद में आएगा, इसको हम कह सकते हैं कि यू जो है वो डिपेंड कर रही है एस और टी के वकूफ़ पज़ीर होने पे। जबकि आप एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम की अगर बात करें तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यू का रिलेशन जो है वो टी के साथ भी बन रहा है और एस के साथ भी बन रहा है। चूँकि दोनों एक्टिविटीज़ का ख़ात्मा यू पे हो रहा है, तो यू इन दोनों के ख़ात्मे का पॉइंट और नेक्स्ट एक्टिविटी के स्टार्ट का पॉइंट होता है। अब इस चीज़ के अंदर आपको किसी भी किस्म की डमी एक्टिविटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इन रिलेशंस को शो कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रखता हूँ सेंट अडोल्फ्स हॉस्पिटल की, जिसके अंदर जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5 और 6 में इस चीज़ को डिस्कस कर लिया हुआ है कि सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ या ग्रुप्स के अंदर या माइलस्टोन्स के अंदर तकसीम करते हैं, फिर उनकी वजाहत की जाती है और फिर ये बताया जाता है, जैसा कि आपके सामने ये एक टेबल या शेड्यूल मैंने शो किया हुआ है। इसमें पहला जो कॉलम है ये एक्टिविटीज़ का है, ए से लेके के तक एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे फिर उनके डिस्क्रिप्शन की हुई है, वजाहत की हुई है कि ये एक्टिविटी है सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेडिकल स्टाफ। नंबर 2 आपके पास है सिलेक्ट साइट एंड डू साइट सर्वे। नंबर 3 है सिलेक्ट द इक्विपमेंट। ये सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ए से लेके और के तक एक्टिविटीज़ की वजाहत की गई है। और बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है, एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग तामीर करनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और उस हॉस्पिटल को वर्किंग कंडीशन में लेके आना है। तो तमाम एक्टिविटीज़ फ्रॉम स्टार्ट कंस्ट्रक्शन से लेके और एंड तक तमाम चीज़ों को यहाँ पे शो किया गया है। अब हम ये भी इसके साथ वजाहत करेंगे, ये जो थर्ड कॉलम आपके सामने शो हो रहा है इमीडिएट प्रीडिसेसर, यानी अगर मैं कहूँगा कि ए एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो क्या इससे पीछे भी कोई एक्टिविटी मौजूद है। इसी तरह अगर बी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो इससे पीछे कौन सी एक्टिविटी है। इस तरह से हमें इस अमल की वजाहत करनी होगी कि अगर एक एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या है। तो ये मैं आपके सामने एक कंडीशन रख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये 2 डैशेस लगी हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी एक्टिविटी से पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है, बल्कि इस अमल को स्टार्ट करने वाली ये 2 ही एक्टिविटीज़ हैं। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ये दोनों एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो रही होंगी। इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि सी उस वक्त स्टार्ट होगी जब उसके पीछे ए होगा। इसी तरह डी जो स्टार्ट होती है तो उसके पीछे बी है। इसी तरह ई एक्टिविटी भी बी से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी और बी के पीछे एक ही एक्टिविटी है जो कि बी है। इसी तरह जो एफ़ एक्टिविटी है वो ए से स्टार्ट हो रही है। तो हमने ऐसे ही जैसे जैसे कोई एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर हो रही है हमने उसको वैसे वैसे ही ड्रॉ करते चले जाना है। अब स्टूडेंट को ज़रूरत है इस चीज़ को मद्देनज़र रखने की कि ए एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे जैसे इस शेड्यूल के अंदर फ़्लो ऑफ एक्टिविटीज़ दी हुई है
हम उसके मुताबिक ही अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ड्रॉ करते चले जाएंगे और हमारे सामने एक डायग्राम वाज़ेह हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट को लिखेंगे। अब हम एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम को यहाँ पर डेवलप करेंगे। हमारे पास जब स्टार्ट इस प्रोजेक्ट का हुआ तो पहली एक्टिविटी ए है और इसी तरह हमने देखा कि इसी स्टार्ट से बी एक्टिविटी भी जो है हम ड्रॉ करेंगे और उसके पीछे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये मैंने बी एक्टिविटी को ड्रॉ कर दिया। यानी दोनों ही स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, दो डिफरेंट कंप्लीशन पाथ को स्टार्ट करेंगी और इन्हीं से दो रास्ते निकलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये दो रास्ते ही हों। अब जब ये मुकम्मल शेड्यूल या नेटवर्क डायग्राम आपके सामने बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कंप्लीशन कहाँ तक होती है और कितने रास्ते टूवर्ड्स कंप्लीशन हैं। थर्ड सी एक्टिविटी जो है वो बी से स्टार्ट हो रही, ए से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह डी और एफ एक्टिविटी जो है वो भी नई एक्टिविटी किसी जगह से स्टार्ट हो रही है, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सी की बात करेंगे। ये ए से स्टार्ट हो रही है, यानी ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी तरह डी और ई की हम बात करते हैं तो वो ए की जगह यानी बी से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके सामने दो सूरतें बन गई कि बी से दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं और डिस्टिंक्टली मुकम्मल हो रही हैं डी और ई। इसके बाद हम एफ़ की बात करते हैं तो एफ़ के पीछे ए है, यानी ए से स्टार्ट होके एफ़ तक जाएंगे। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इस तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे, एफ़ के बाद जी होगी, जी सी से स्टार्ट हो रही है तो हम इसको ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह अगर हम एच की बात करते हैं तो वो डी से स्टार्ट हो रही है तो हम इसको भी ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी है आई, आई ए से स्टार्ट हो रही है तो हम इसको भी यहाँ पे शो करेंगे। तो ये आपके सामने एक डायग्राम की मुकम्मल सूरत बनती जा रही है। जैसे जैसे शेड्यूल में इंस्ट्रक्शन दी हुई है हम वैसे वैसे ही इनको ड्रॉ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके पास आई के बाद के। तो के जो है वो दो एक्टिविटीज़ पे जाके, मतलब दो एक्टिविटीज़ बल्कि तीन एक्टिविटीज़ से के मिलने से बन रही है। यानी ये आपके सामने ई जी और एच लिखा हुआ है, इन तीनों का ख़ात्मा जो होगा वो जे पे हो रहा है। और इसके बाद आखिरी एक्टिविटी है के, और के जो है इसके पीछे तीन एक्टिविटीज़ हैं एफ़ आई और जे। तो हमने एफ़ आई और जे को जब आपस में मिलाया तो लास्ट एक्टिविटी के हमारे पास वजूद में आ गई। अब के हमारी लास्ट एक्टिविटी है तो हम इसको फिनिश पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं फिनिश। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आपके सामने एक डायग्राम की सूरत में आ चुका है। इस डायग्राम को हम एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम कहते हैं कि जिसके अंदर आप आर्क को यूज़ करते हैं नेटवर्क डायग्राम की डायरेक्शन शो करने के लिए, जबकि एक्टिविटी के नेम को या उसके कोड को एक सर्कल के जिसको एक्टिविटी का नाम दिया गया है उसके अंदर हमने इसको शो किया है। इसी तरह से हम दूसरी डायग्राम की बात करते हैं, यानी एक्टिविटी ऑन आर्क की। तो ये आपके सामने डेटा वही रहेगा, यानी आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पे ए एक्टिविटी है। अब ए एक्टिविटी को हम सर्कल के अंदर शो नहीं करेंगे बल्कि आर्क के ऊपर शो कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी एक्टिविटी आपके पास बी है, वो स्टार्ट हो रही है। सी एक्टिविटी ए से स्टार्ट हो रही है तो इसको भी हमने यहाँ पे बयान कर देना है। और डी एक्टिविटी भी यहाँ पे बन रही है जो कि बी से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह ई जो है वो भी इससे स्टार्ट हो रही है। तो हमने बेसिकली तरीक़ेकार वही होगा, सिर्फ ये आपने शो करना है कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो चाहे किसी भी सूरत में करें, लेकिन इसमें एक्टिविटी को सर्कल के अंदर शो नहीं करते बल्कि उनको स्पेसिफिक नंबरिंग दे दी जाती है, जबकि एक्टिविटी को आर्क के ऊपर शो कर दिया जाता है। और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि लास्ट एक्टिविटी हमारी 8 नंबर बन रही है और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक डमी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक डमी एक्टिविटी नहीं होगी ये प्रोजेक्ट फिनिश नहीं हो सकता। तो ये डमी एक्टिविटी इसलिए भी बनानी पड़ी कि ये चारों तरफ से जो है ये बंद हो गई है, इस डायग्राम से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 7 के बाद 8 एक्टिविटी आती है तो ये भी इसका एंडिंग पॉइंट हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं आखिरी एक्टिविटी के है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो नॉर्मली हम, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बात की कि आम ज़िंदगी के अंदर जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हम एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम को इस्तेमाल करते हैं टू डायग्राम दी आर प्रोजेक्ट्स।
तो एक मरहला हमारा स्टूडेंट्स मुकम्मल हुआ कि जिसमें हमने अपने नेटवर्क को बनाना सीख लिया, यानी जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के नतीजे में हमारे पास एक मुकम्मल इंस्ट्रक्शनल डायग्राम बनते, एक टेबल बनता है जिसको वर्किंग शेड्यूल का नाम दिया जाता है। उस शेड्यूल को इस्तेमाल करते हुए हमने दो किस्म के डायग्राम बनानी सीख ली। हम अब अगले मरहले की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट इशू हमारा क्या है। अब यहाँ से जब हमने दो किस्म की डायग्राम देख ली, सबसे पहले मैं आपके सामने एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम को रखता हूँ और यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम की वजाहत करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर ए को मैं फर्स्ट एक्टिविटी गिनूँ और के हमारी लास्ट एक्टिविटी है, तो ज़रा देखिए कि के एक्टिविटी तक पहुँचने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं। जैसा कि मैं वजाहत करने लगा हूँ, ए आई के, इस तरह से ए एफ के, इस तरह से ए सी जी जे के, और इसी तरह से अगर मैं बी एक्टिविटी को स्टार्टिंग एक्टिविटी कहूँ तो पहले मेरे पास है बी डी एच जे के, इस तरह से बी ई जे के। तो लास्ट एक्टिविटी हमारे पास के है, स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास दो हैं, ए और बी। जितने भी आपके कंप्लीशन पाथ निकलेंगे इसी से निकलेंगे। अगर इन रास्तों को जो हमने वजाहत की है कंप्लीशन के लिए मैं डिफरेंट कलर्स के साथ शो करूं तो कुछ यूँ आपके सामने एक शेप बनेगी। सबसे पहला पाथ है ए आई के। हम इसके अंदर जो एक्टिविटी के अंदर टाइम लिखा हुआ है उस टाइम को जमा करते जाएंगे और देखेंगे कि टोटल हमारा टाइम क्या बना है। इस तरह दूसरा पाथ है हमारे पास, ये ब्लू कलर से मैंने शो कर दिया। तीसरा पाथ है मेरे पास जिसको कि मैंने एक डिम से ब्लू कलर से शो किया है। चौथा पाथ है हमारे पास जिसको मैंने पिंक कलर से शो कर दिया है, और पांचवा पाथ है हमारे पास जिसको मैंने लाइट पिंक कलर से शो कर दिया। तो यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है 5 पाथ हमारे पास बन गए हैं। ईच कलर्ड पाथ को इसके अंदर लिखा हुआ जो टाइम है इसको हम जमा करते चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि कंप्लीशन टाइम जो है वो हर पाथ का कितना बनता है। तो ये आपके सामने एक टेबल बन गया। जितने मैंने 5 पाथ बनाए हैं उनके टाइम पीरियड को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ए एफ के। जैसा कि मैं एक की वजाहत करने लगा हूँ, 12, 15 और 6 यानी 12 और 15, ये बन गया आपके पास 27। यहाँ पे आपके पास है ए एफ के, ए एफ 10 है जी, 12 जमा 10 जमा 6, 12 और 10 22 और 6 28, तो ये 28 टाइम आपके सामने लिखा हुआ है। इस तरह से दूसरा आपके पास पाथ है ए आई के। तो ए आई के में 12 प्लस 15 प्लस 6, तो सबको जमा किया तो ये 33 वीक्स बन गए। इस तरह से जो थर्ड पाथ है आपके पास ए सी जी जे के, अब इसके अंदर लिखा जाने वाला टाइम जो है 12, 10, 35, 4 एंड 6, जब इन सबको जमा किया तो आपके पास कंप्लीशन टाइम बन गया 67 वीक्स। इस तरह से जो चौथा पाथ आपके पास बी डी एच जे के, इसके टाइम को अगर हमने जमा किया तो ये टोटल बन गया है 69 वीक्स। और जो पांचवा पाथ है बी ई जे के, इन सबको जमा किया तो ये टाइम बन गया 43 वीक्स। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, 5 पाथ हमारे पास बन गए, पांचों का कंप्लीशन टाइम जो है वो डिफरेंट है। जबकि क्रिटिकल पाथ मेथड ये कहता है जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो हम यहाँ से इसको मेंशन कर देंगे। ये 69 जो है यानी बी डी एच जे के, ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ है। और हमने इसकी यहाँ से वजाहत भी कर देनी है कि हमें पता चल रहा है कि बी डी एच जे के 69 वीक्स हैं। अब जो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा इसे हाईलाइट करने की ज़रूरत होगी, तो मैंने इस तमाम जो पाथ है इसके ऊपर आने वाली एक्टिविटीज़ है इन सब को पिंक कलर के साथ बोल्ड कर दिया और ये वेरी क्लियरली नज़र आ रहा है। और इस डायग्राम को देखने से भी आपको पता चलेगा कि ये क्रिटिकल पाथ ही मेंशन किया गया है जो कि लॉन्गेस्ट पाथ होगा फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन। तो इसको हम क्रिटिकल पाथ का नाम देंगे।
नेक्स्ट स्टेप पे हम ये देखेंगे और आपके सामने ये शक्ल कुछ आ जाएगी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ की। ये वही एक्टिविटी डायग्राम है कि जिसको लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, डायग्रामिंग द नेटवर्क। तो ये एक मैनुअल वे भी है, आप अपने प्रोजेक्ट की डायग्राम अपने हाथ से भी बना सकते हैं। दूसरी सूरत में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप उसको भी इस्तेमाल करते हैं इन एक्टिविटीज़ को मेंशन करने के लिए। तो हमारा पहला मरहला मुकम्मल हुआ कि जिसमें हमने डायग्राम को ड्रॉ करना सीख लिया। डायग्राम के ऊपर हमने उनके दरमियान जो रिलेशन एक्टिविटीज़ का बनता है उसको बता दिया, उसके अंदर टाइम को लिख दिया, कंप्लीशन पाथ बना लिए। और कंप्लीशन पाथ बनाने के बाद हमको पता चल गया कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है, तो वो मैंने बयान कर दिया कि जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो क्रिटिकल होता है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इशू हमारा है स्लैक कैलकुलेशन, यानी जब हमारे पास एक डायग्राम सामने आ जाती है, ये वही वाली डायग्राम है जो एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम को हमने प्रेजेंट करना सीखा था। इसमें हमने एक एक्टिविटी को 5 हिस्सों में तकसीम करना है। ये जैसे कि आपके सामने एक एक्टिविटी के ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी इस तरह से एक लाइन लगाएंगे, फिर इस तरह से वर्टिकली लाइन लगाएंगे, फिर पहले हिस्से को 2 एक्टिविटी में आप तकसीम कर देंगे, इसी तरह दूसरे हिस्से को भी आप 2 में तकसीम कर देंगे। तो इस तरह से एक एक्टिविटी के 5 जो है वो हमारे पास पार्ट्स बन गए। ये सेंट्रल पार्ट को हम एक्टिविटी का नेम लिखने के लिए और उसका कंप्लीशन या ड्यूरेशन टाइम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके अंदर 2 या 3 चीज़ें हैं। यानी एक पहला हिस्सा है, इसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, एक ये हिस्सा है, इसको भी हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, एक ये हिस्सा है, इसको भी हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी हमारे पास एक पार्ट है, इसको भी एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। तो इन हिस्सों को जब हम मुकम्मल करते चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस डायग्राम की शेप चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसकी वजाहत करनी है कि ये क्या चीज़ है। यानी पहली चीज़ आपके पास ये वाला जो पार्ट है, इसको हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कहते हैं, जबकि इसी तरह जो दूसरी साइड पे होगा वो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा। इसी तरह ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और इस हिस्से को लेटेस्ट फिनिश टाइम का नाम देंगे। तो पहला जो इस डायग्राम को बनाने का मेन मकसद होता है या जो तरीक़ेकार है, ये जो पहले वाला यानी ऊपर वाला हिस्सा है, यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, पहले इसको मुकम्मल किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसमें जो आप इसका एक्चुअल टाइम वो 12 है, 0 में 12 जमा किया तो ये 12 हो गया। अब ये 12 अगली एक्टिविटी में शिफ्ट होगा अगर किसी के साथ ये मिल रही होगी। स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि जब वो नेटवर्क डायग्राम बनाएं और स्लैक की कैलकुलेशन जो है वो करना चाहें तो पहले वो क्रिटिकल पाथ को मुकम्मल किया करें, क्योंकि क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ मौजूद होती हैं उनका स्लैक 0 होता है। जो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब मैंने थोड़ी सी इस अमल की वजाहत कर दी कि ये कैसे टाइम बन सकता है। यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में टाइम टेकन बाय एक्टिविटी को अगर जमा कर देंगे तो आपके पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम बन जाएगा। इस तरह से अगली स्टेज पे हमारे पास, अब मैंने इस अमल की वजाहत कर दी, अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। ये हमारे पास, यानी हमने ये देख लिया कि दूसरी एक्टिविटी क्या है, यानी बी में 0 में जो कि इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, उसमें टाइम टेकन बाय एक्टिविटी जमा किया तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम बन गया। यही 9 जो है ये आगे शिफ्ट हो गया, यानी अगली एक्टिविटी का ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन गया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हमने पहले अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम उन्हीं एक्टिविटी का कैलकुलेट करना है कि जो कि क्रिटिकल पाथ पे मौजूद हैं। इस तरह से ये 9 इधर शिफ्ट हो गया। 9 में जब हमने इस 10 को यानी टाइम टेकन बाय एक्टिविटी जमा किया तो ये 19 बन गया। अब ये 19 ही आगे शिफ्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ से ये चूँकि इस बी एक्टिविटी का रिलेशन ई के साथ भी बन रहा है तो हमने इस 9 को ही आगे शिफ्ट कर दिया। यानी इसका जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन गया। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को टाइम टेकन बाय एक्टिविटी में जब जमा किया 9 + 24
ये 33 बन गया। अब ये एक्टिविटी जे पे जाके ख़त्म हो रही है, लेकिन मेक श्योर दैट पहले हम इसका जो क्रिटिकल पाथ है यानी बी डी एच जे के से मुकम्मल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो 19 अर्लीस्ट फिनिश टाइम है इसको यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। तो इसकी सूरत कुछ यूँ बनेगी, आप देखेंगे। पहले हम इनको भी मुकम्मल कर लेते हैं, यानी एक लेवल पे रहते हुए एक्टिविटीज़ मुकम्मल करते चले जाएं, और आहिस्ता से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये शेप आपके पास मुकम्मल हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास आ गई, ये देखें, ये 19 इधर शिफ्ट हो गया, 19 में 40 जमा किया तो ये 59 है। अब अगले मरहले पे पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे। तो ये देखेंगे आपके सामने, यहाँ से ये 22 शिफ्ट होके इधर आ गया, इसका अर्लीस्ट फिनिश इसका अर्लीस्ट स्टार्ट बन जाएगा। इस अर्लीस्ट स्टार्ट को जब इसमें प्लस किया तो ये 33 आपके पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम बन गया। अब इस एक्टिविटीज़ के पीछे 3 एक्टिविटीज़ हैं, हम किसको प्रायोरिटी देंगे? बेसिकली हम इस एक्टिविटी को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये एक्टिविटी जो है ये क्रिटिकल पाथ के ऊपर मौजूद है, तो हम इसी की वैल्यू को आगे शिफ्ट करेंगे। तो ये देखें, ना ये 57 शिफ्ट हुआ, ना यहाँ से 33 शिफ्ट हुआ, बल्कि वो टाइम जो कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम था एक्टिविटी एच के ऊपर, जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर मौजूद है, वो उसको हमने शिफ्ट कर दिया। 59 में 4 जमा किया तो ये 63 हो गया। इस 63 को हम आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्रिटिकल पाथ मुकम्मल होगा। तो ये देखिए, इसको मैंने साथ ही हाईलाइट भी कर दिया, और पहले भी हमने जब विदाउट दिस डिवीजन इस क्रिटिकल पाथ को मेंशन किया था तो उस वक्त मैंने डार्क पिंक कलर को इस्तेमाल किया था। अब रेडिश पिंक को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि जो क्रिटिकल पाथ है उसको जो हमने अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम असाइन करना था वो हो चुका है। अब इस डायग्राम के ऊपर ये देखें, ऊपर मैंने वजाहत की भी हुई है कि ये जो अपर पार्ट लेफ़्ट साइड वाला होता है इसको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कहते हैं, जो राइट साइड वाला अपर पार्ट होता है इसको अर्लीस्ट फिनिश टाइम कहते हैं। अब जब ये बन गया तो हमने वापसी पे इसको मुकम्मल करते जाना है, यानी नीचे वाला पार्ट। अब ये चीज़ स्टूडेंट ने ज़हन में रखनी है कि कंप्लीशन जो आखिरी एक्टिविटी है वहाँ तक पहुँचते हुए हम पहले अपर पार्ट को टाइम टेकन में जमा करके मुकम्मल करते चले जाएंगे सारे। अब आप देखें कि इसके अपर पार्ट मुकम्मल हो गए हैं हर एक्टिविटी के, जबकि लोअर पार्ट जो अभी तक ब्लैंक है। अब इसको जब मुकम्मल करेंगे तो वापस चलते हुए शुरू करेंगे, तो हम ये देखेंगे कैसे बनता है। तो यही देखिए ज़रा, ये मैंने दोबारा से उसको शेप में वाज़े कर दिया। तो यहाँ पे ये 69 है, ये लेटेस्ट, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम था, अब ये लेटेस्ट फिनिश टाइम बन गया है। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 6 को तो ये आपके पास आ जाएगा जिसको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कहते हैं। तो ये आपके पास इसकी शक्ल बन गई। 69 में से जब 6 माइनस किया तो ये 63 आ गया। तो इस तरह से पहले इसका जो अमल होगा, ये जो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ के ऊपर मौजूद हैं पहले इनको मुकम्मल कर लेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ से 63 यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, फिर उसमें से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 59 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मुकम्मल हुई है। ये देखिए यहाँ पे 59 आ गया। अब पीछे इधर भी 59 शिफ्ट होगा, इधर भी 59 शिफ्ट होगा, और जबकि इधर भी 59 ही शिफ्ट होगा। तो पहले हम इसी की वजाहत करते हैं। तो ये देखिए ज़रा, तीनों तरफ 59 ही शिफ्ट हो गया, और इस तरह से इसको बैक कैलकुलेशन में हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे। और जब हमारे ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा तो हमारे पास कुछ यूं एक शेप बन जाएगी जिसके अंदर सारी एक एक्टिविटी को जितने भी हिस्सों में तकसीम किया गया है ये आपके पास मुकम्मल हो गई है। और यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एक्टिविटीज़ मुकम्मल होने से ऊपर वाले हिस्से को हम फॉरवर्ड एरो से कैलकुलेट करते चले जाएंगे, जबकि नीचे वाले पार्ट को हम बैकवर्ड एरो से कैलकुलेट करते जाएंगे। कोशिश पहले ये करनी है कि उन एक्टिविटीज़ को मुकम्मल कर लें जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर मौजूद हैं, और आगे शिफ्ट करते हुए या बैक पे ले जाते हुए हमने वो एक्टिविटीज़ जो कि क्रिटिकल पाथ पे मौजूद हैं उनको अहमियत देनी है। तो एट ऑल आपके पास इस शेप में एक मतलब डायग्राम बन जाएगी जिसमें हर एक्टिविटी को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहला दरमियान वाला हिस्सा जो है वो एक्टिविटी के अपने टाइम को मेंशन करने के लिए है, बाकी जो हिस्से मौजूद हैं ये लेफ़्ट पार्ट अपर ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए है,
राइट अपर जो है ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए है, राइट लोअर जो है ये लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए है, जबकि लेफ़्ट लोअर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के लिए है। और जो दरमियान में ये टाइम लिखा हुआ है ये टाइम टेकन बाय दिस एक्टिविटी है। तो हर एक्टिविटी का टाइम अलहदा से होगा। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अब अगला मरहला हमारा स्टार्ट होगा, हाउ टू कैलकुलेट द स्लैक। स्लैक यानी जो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ पे होती हैं उनका स्लैक ज़ीरो होता है। हम इस चीज़ को एक गैंट चार्ट की मदद से भी शो कर सकते हैं, जो आपके सामने मैंने शो कर दिया है कि जितनी भी एक्टिविटी हैं उस टास्क का पहले नंबर यहाँ मैंने लिख दिया, फिर टास्क का जो डिस्क्रिप्शन है या उसका जो नेम हमने लिखा है उसको यहाँ मेंशन कर देना है, फिर उसकी ड्यूरेशन क्या है इस ड्यूरेशन को यहाँ पे इस कॉलम में इंटर करते चले जाएंगे, फिर स्टार्ट के कब से हुआ है इस डेट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और फिनिश किस तारीख को हुई है इसको मेंशन करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका स्टार्ट और एंडिंग फिनिश के दरमियान में कितनी टाइम ड्यूरेशन है। और यहाँ पे प्रीडिसेसर की जिक्र कर दिया जाएगा कि एक एक्टिविटी अगर स्टार्ट हो रही है तो इससे पीछे वाली कौन सी एक्टिविटी थी, और ये उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो बार्स बन रहे हैं वो उन एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। ऊपर ये मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड को मेंशन किया गया है। तो आपके सामने गैंट चार्ट की सूरत में इस प्रोजेक्ट की ये प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब जी उसी डायग्राम की तरफ वापस आते हैं और एक्टिविटी स्लैक कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब स्लैक क्या होता है, लेटेस्ट फिनिश में से अर्लीस्ट फिनिश को माइनस करते हैं या लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्लीस्ट स्टार्ट को माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है उन एक्टिविटीज़ का स्लैक कैलकुलेट कर लें जो कि क्रिटिकल पाथ पे होती हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और हमने डिसाइड किया था BDHJK ये आपका क्रिटिकल पाथ है। पहले हम इसी का स्लैक कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट जो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ पे होती हैं उनका स्लैक ज़ीरो होता है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपको एक टेबल डेवलप करना पड़ेगा जिसकी ये जगह मैंने छोड़ी हुई है। यहाँ पे पहले एक्टिविटी का एक कॉलम होगा और 4 कॉलम जो होंगे वो इस सूरत में होंगे, यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये स्लैक का जो फार्मूला होता है या तो लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्लीस्ट स्टार्ट को माइनस कर दिया जाता है या लेटेस्ट फिनिश में से अर्लीस्ट फिनिश को माइनस कर दिया जाता है। दोनों सूरतों में स्लैक आ सकता है और इन दोनों तरीक़ों से सॉल्व करने से आंसर सेम होना चाहिए, तो फिर ही स्लैक कैलकुलेट हो सकता है। तो ये हम यहाँ पे वजाहत कर रहे हैं। 69 में से 69 माइनस करें या 63 में से 63 माइनस करें, तो ये दो सूरतें आपके पास हैं। यहाँ पे ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को हम यहाँ पे लिख रहे हैं 63 माइनस 63, और इसी तरह लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम का जो फ़र्क होता है वो भी यही होगा। तो इसको हम स्लैक का नाम देते हैं। तो अब इस पूरे टेबल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके सामने बन गया, यानी नोड यानी एक्टिविटी क्या थी, ए से लेके के तक हमारे पास एक्टिविटीज़ थी। हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन टाइम क्या था हमने इसको मेंशन कर दिया। अर्लीस्ट स्टार्ट क्या है या लेटेस्ट स्टार्ट क्या है, हर एक्टिविटी का हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है। इसको यहाँ पे लिखने के बाद हम स्लैक देखते चले जाएंगे। स्लैक का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। लेटेस्ट फिनिश में से या अर्लीस्ट फिनिश माइनस करते हैं या लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्लीस्ट स्टार्ट को माइनस कर देते हैं, तो स्लैक कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्लीस्ट स्टार्ट को माइनस किया, तो ये स्लैक कैलकुलेट हो गया। और मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स जिन जिन एक्टिविटीज़ का स्लैक यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है वो लाजमी तौर पर क्रिटिकल पाथ पे मौजूद होंगी, जिसकी वजाहत मैंने आपके सामने पहले ही कर दी थी। तो ये देखिए, ये वो एक्टिविटीज़ हैं, ये क्रिटिकल पाथ है। इन सब का स्लैक ये फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे देखें, ये आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। और जो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे नहीं होगी उसका स्लैक नॉन ज़ीरो होगा। इस पाथ के या इस डायग्राम के सही होने की अलामत यही होती हैं कि जिन एक्टिविटीज़ का स्लैक ज़ीरो होगा वो लाजमी तौर पर क्रिटिकल पाथ पे होंगी। तो ये आपके पास एक फ़ाइनल जो है डायग्राम बन गई है,
जिसमें हमने स्टार्ट का भी बता दिया है, फिनिश का भी बता दिया, लेटेस्ट स्टार्ट क्या है, लेटेस्ट फिनिश क्या है, फ्री स्लैक क्या है और टोटल स्लैक क्या है। तो हमने तमाम चीज़ों की वजाहत यहाँ पे कर दी है। इसके साथ हमें ये पता चल गया कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनती हैं, उनके शेड्यूल कैसे डेवलप होते हैं, उसमें से क्रिटिकल पाथ का तज्जिया कैसे किया जाता है, उसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है, यानी जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम क्रिटिकल पाथ का नेम देते हैं और इस तरह से जो शेड्यूल तरतीब देगा। और फिर दूसरी चीज़ हमने इसमें कैलकुलेट करना सीखी स्लैक। स्लैक यानी डिफरेंस को कहते हैं। इसमें हमने एक एक्टिविटी को 4 से 5 हिस्सों में तकसीम करना होता है। उस अमल की वजाहत मैंने कर दी है और एंड प्रोडक्ट के तौर पे आपके सामने ये एक टेबल आ चुका है। तो इसके साथ ही हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखी, उसको कंप्लीट करना सीखा और फिर हमने एक्टिविटी का स्लैक कैलकुलेट करना सीखा। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये पहले वाला हिस्सा लेक्चर का मुकम्मल हुआ। दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।